गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइकस के नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत आप सभी का वेलकम है। हम आज पढ़ेंगे साइकस में मादा जनन संरचना या उसके गुरु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण के ऊपर जो बीजांड लगे होते हैं उनकी संरचना और उनके जो डेवलपमेंट है या उनका जो विकास है उसको हम स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने साइकस में नर जनन संरचना या साइकस के मेल कोन का स्टडी किया था। वहाँ पर हमने नर शंकुकी या मेल कोन की अनुदैर्ध्य काट, उसकी बाह्य संरचना, लघु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुदानी एवं उसका विकास, इसको हमने स्टडी किया था। और आज हम स्टडी करेंगे गुरु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण में जो बीजांड लगे होते हैं उनकी संरचना व डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो हमने जब साइकस की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे या साइकस की प्लांट बॉडी पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि साइकस में केवल मेल कोन का ही निर्माण होता है। और मेल कोन किसमें बनता है? साइकस में नर पादप में, क्योंकि जो साइकस है वह डायोसियस नेचर का है। डायोसियस का मतलब नर व मादा पादप अलग अलग थे। नर पादप पर नर जनन संरचना का निर्माण होता था और मादा पादप पर मादा जनन संरचना का निर्माण होता था। इसे क्या कहा जाता है? डायोसियस या एक लिंगावली कहा जाता था। परंतु हमने देखा था कि जो नर पादप था, नर पादप में जो लघु बीजाणुपर्ण थे वो आपस में कॉम्पैक्ट रूप में अरेंज होकर किसका निर्माण कर देते थे? वहाँ पर मेल कोन का निर्माण कर देते थे। परंतु जो साइकस का मादा पादप होता है, मादा पादप के ऊपर आपको फीमेल कोन नहीं देखने को मिलेगा। फीमेल कोन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि फीमेल कोन का निर्माण अगर होगा तो किसके द्वारा होगा? गुरु बीजाणुपर्ण के द्वारा या मेगास्पोरोफिल के द्वारा होगा। परंतु साइकस में क्या होता है कि जो मेगास्पोरोफिल है वह काफी दूर दूर व्यवस्थित होती है, जिसके कारण वो किसका निर्माण नहीं कर सकती? फीमेल कोन का या मादा शंकु का निर्माण नहीं कर सकती। इसी कारण जो साइकस का मादा पादप है उसमें कौन सी वृद्धि पाई जाती है? मोनोपोडियल टाइप ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। तो हम फीमेल कोन तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसकी जनन संरचना को हम मेगास्पोरोफिल से या गुरु बीजाणुपर्ण से। तो हमने देखा था कि साइकस का जो पादप होता है उसमें जो गुरु बीजाणुपर्ण है वह कहाँ पर बनती है? जैसे हमने देखा था कि जो लघु बीजाणुपर्ण है वह कहाँ पर बनती थी? तने के शीर्ष के ऊपर लघु बीजाणुपर्ण बनती थी और वह व्यवस्थित होकर किसका निर्माण कर देती थी? मेल कोन का निर्माण कर देती थी। परंतु जो गुरु बीजाणुपर्ण बनेगी वह भी कहाँ पर बनेगी? साइकस की जो प्लांट बॉडी होती है इसके तने का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग पर सल्पपर्ण और जो प्रकाश संश्लेषी पर्ण है इनके बीच में अग्र अभिसारी क्रम में किसका निर्माण होगा? यहाँ पर मेगास्पोरोफिल का निर्माण होगा। और जो ये मेगास्पोरोफिल है एक छोटे से वृंत के द्वारा तने से जुड़ी हुई या तने के शीर्ष भाग से जुड़ी हुई रहती है। अगर इनकी संरचना की बात करें तो जो लघु बीजाणुपर्ण है इनकी संरचना कैसी होती है? तो इनकी संरचना को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो पर्णफलक या लेगिना, पिन्नेट लेगिना या एपोफाइसिस। जो इसका सेकंड वाला पोर्शन होता है वो होता है इसका फलद भाग। अब जो फलद भाग होता है इस पर क्या लगे हुए होते हैं? बीजांड लगे हुए होते हैं। ये ग्रंथनुमा संरचना होती है जिसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? बीजांड लगे हुए होते हैं। और जो थर्ड वाला पोर्शन है वो कौन सा है? ग्रंथ या
स्टाल्क वाला पोर्शन है जिसके द्वारा ये तने से जुड़ी हुई रहती है। इनका डायग्राम बनाते हैं फिर समझेंगे भाई जो इसकी गुरु बीजाणु पर्णक है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहले डायग्राम बनाएंगे अपन। अगर गुरु बीजाणु की संरचना की बात करें तो इसमें हमें 3 पोर्शन देखने को मिलेंगे या इसमें 3 भाग होते हैं। एक तो कौन सा पर्णफलक या पिन्नेट लेविला, या इसे एपोफाइसिस भी हम बोल सकते हैं। एपोफाइसिस ये पर्ण का केवल शीर्ष भाग होता है, जो ये पोर्शन दिख रहा है और इस वाली पर्ण में भी ये पोर्शन दिख रहा है, इसे क्या कहा जाता है पिन्नेट लेविला या एपोफाइसिस कहा जाता है। ये कैसा भाग होता है बंदे भाग होता है या इनफर्टाइल भाग होता है, क्योंकि इस वाले भाग में बीजांड का निर्माण नहीं होता। और साइकस की अलग अलग जातियों में इसकी आकृति हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे अगर साइकस रिवोल्यूटा की बात करें तो साइकस रिवोल्यूटा में ये पर्ण आकृति का या थोड़ा बहुत पिच्छाकार आकृति का हमें देखने को मिलेगा, और जो इसका शीर्ष भाग होगा वो थोड़ा बहुत नुकीला होगा। उसी प्रकार अगर साइकस सबसिनेलिस की बात करें तो उसमें जो ये पर्णफलक होगा ये भालाकार आकृति का या लैंसुलेट प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। तो दोबारा से देखना फर्स्ट वाला पोर्शन कैसा है। फर्स्ट वाला पोर्शन का नाम क्या है पर्णफलक या पिन्नेट लेविला या एपोफाइसिस। ये गुरु बीजाणु पर्ण का ऊपरी भाग होता है जो कैसा होता है बंदे होता है। क्यों होता है बंदे? क्योंकि इसमें बीजांड का निर्माण नहीं हो पाता। और साइकस की अलग अलग जातियों में इसकी आकृति हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे साइकस रिवोल्यूटा की बात करें तो ये कैसा दिखाई देगा पिच्छकी, तथा इसका जो शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है नुकीला होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो पर्णक थे वह निकले हुए रहते हैं, इसी कारण इसे पिच्छकी और इसका जो शीर्ष भाग होता है इसे नुकीला होता है। या हम कह सकते हैं कि ये पर्ण लाइक जो सिंपल पर्ण होती है उसके समान हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार अगर साइकस सबसिनेलिस में बात करें तो साइकस सबसिनेलिस में कैसा दिखाई देगा ये बालाकार आकृति का या लैंसुलेट दिखाई देगा। इसके बाद जो सेकंड वाला पोर्शन होता है वह होता है फलद भाग। फलद भाग यहाँ फर्टाइल पार्ट। अब जो ये फलद भाग होता है ये एक तरह से देखें तो जो स्टाल्क होता है उसी का ही पोर्शन है, परंतु स्टाल्क का कौन सा भाग है ये फलद भाग, क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है बीजांड का निर्माण होता है। मतलब जो स्टाल्क वाले जिस भाग की कोशिकाएं बीजांड का निर्माण करने में सक्षम होती है वह क्या कहलाता है फलद भाग कहलाता है, और इसमें बीजांड का निर्माण होता है। और साइकस की जो अलग अलग जातियां होती है उसमें बीजांड की संख्या हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे अगर साइकस रिवोल्यूटा की बात करें ये किसका है साइकस रिवोल्यूटा, तो उसमें हमें जो बीजांड देखने को मिलेंगे वो कितनी संख्या में होंगे लगभग 2 से 12 की संख्या में हमें बीजांड देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार अगर साइकस सबसिनेलिस की बात करें साइकस सबसिनेलिस की ये किसका है साइकस सबसिनेलिस, तो इसमें जो बीजांडों की संख्या होगी वह कितनी होंगी 2 से 4 बीजांड हमें देखने को मिले। बीजांडों की संख्या 2 से 4 तक हो सकती है। और ये बीजांड जो ये व्रंत वाला पोर्शन है या फलद भाग होता है इसके दोनों ओर एकांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। इसके बाद जो थर्ड वाला पोर्शन है इसे क्या कहा जाता है स्टाल्क या व्रंत वाला भाग कहा जाता है। अब जो स्टाल्क ये भी कैसा भाग है बंदे भाग है जिसके द्वारा ये किससे जुड़ा हुआ रहता है
तने से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो साइकस की जो गुरु बीजाणु पर्णक होते हैं उसमें 3 भाग मिलेंगे, एक तो पर्णफलक या पिन्नेट कैपिला या एपोपाइसिस, कैसा भाग है, बंदे भाग है, पर्णकाल शीर्षस्थ भाग है। अलग अलग जातियों में इसकी आकृति अलग अलग देखने को मिलेगी। साइकस रिवोल्यूटा में ये पिच्चकी तथा शीर्ष भाग इसका कैसा होता है, नुकीला होता है। साइकस सक्सिनेलिस में ये भालाकार दिखाई देता है। उसी प्रकार का सेकंड भाग की बात करें तो सेकंड भाग ये कैसा होता है, ग्रंथ का ही कैसा वाला भाग है, फलक भाग है, इसमें बीजांड का निर्माण होता है। अलग अलग जातियों में बीजांडों की संख्या भी अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे साइकस रिवोल्यूटा में 2 से 12 बीजांड पाए जाते हैं, साइकस सक्सिनेलिस में 2 से 4 बीजांड में देखने को मिलेगा। अब स्काल्प वाले भाग की बात करें हम तो ये काफी छोटा भाग होता है, बंदे भाग होता है जिसके द्वारा ये तने से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये थी गुरु बीजाणु पर्णक की संरचना। इसके बाद करेंगे हम बीजांड की संरचना। तो टॉपिक डालिए आप, बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको समझेंगे। अगर हम बीजांड की संरचना की बात करें तो बीजांड की संरचना में आपको विभिन्न पोर्शन दिखाई देंगे, परंतु इसकी संरचना को समझने से पहले ये कहाँ पर लगे होते हैं, कितने आकार के होते हैं, यह हमें देखना होगा। तो जो ये लगे होते हैं, अभी मैंने बताया जो इसकी मेगास्क्लेरोटिन का जो ग्रंथ वाला पोर्शन था, ग्रंथ वाले पोर्शन में भी जो फलद वाला पोर्शन था, वहां पर ये बीजांड ग्रंथ की सहायता से लगे हुए रहते हैं। और अगर इनके आकार की बात करें, इनका आकार होता है 5 से 6 सेंटीमीटर तो लंबा होता है और लगभग 4 सेंटीमीटर तक ये व्यास के होते हैं। मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर तो इनकी लंबाई होगी, 4 सेंटीमीटर इनका व्यास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। इसी कारण जो साइकस के जो बीजांड होते हैं वो पादप जगत के सबसे बड़े बीजांड माने जाते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, साइकस का शंकु पादप जगत का सबसे बड़ा शंकु कहलाता है, क्योंकि उसकी जो लंबाई थी वह 40 से 80 सेंटीमीटर के लमसम थी। इसी प्रकार यहाँ पर जो बीजांड की जो लंबाई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर है तथा इनका व्यास 4 सेंटीमीटर है। इसी कारण साइकस के बीजांड को पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड कहा जाता है। अब इनकी अगर संरचना की बात करें तो संरचना में ये कैसे दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं ऑर्थोट्रोपस प्रकार के। ऑर्थोट्रोपस प्रकार के। ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या होता है, अगर बीजांड का बीजांड हुआ मतलब माइक्रोकाइल, बीजांड और बीजांड, ये वाला कौन सा भाग है, बीजांड का बीजांड, बीच वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है बीजांड कायल या न्यूक्लियस, और जो ऊपर वाला जो शीर्षस्थ भाग है जहाँ पर अध्यावरण नहीं है उसे कहा जाता है माइक्रोकाइल, या हिंदी में बोले तो इसे बीजांड द्वार। अगर ये तीनों ही एक ही सीधी रेखा में या 180 डिग्री एंगल पर व्यवस्थित हो तो इस प्रकार के बीजांड को कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ बीजांड या ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड में क्या होना चाहिए, माइक्रोकाइल, बीजांड कायल का बीजांड एक सीधी रेखा में या 180 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। उसी प्रकार ये जो बीजांड है इनमें केवल आपको एक ही अध्यावरण देखने को मिलेगा, इसी कारण इन्हें यूनिटेग्मेंट बीजांड भी कहा जाता है। यूनिटेग्मेंट का मतलब होता है एक अध्यावरणीय बीजांड, एक अध्यावरणीय बीजांड। तो बीजांड कैसा है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का है
तथा यूनिटेग्मिक प्रकार का है। लंबाई कितनी है? 5 से 6 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है इनका? 4 सेंटीमीटर है। अब इसकी संरचना की हम बात करते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना में सबसे बाह्यतम जो पोर्शन होता है उसे कहा जाता है इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण। इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण, और अध्यावरण केवल एक ही परसेंट है तो क्या कहेंगे? यूनिटेग्मिक विधान कहेंगे। परंतु जो ये अध्यावरण होता है ये 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। अब जो ये 3 परतें हैं वह कौन कौन सी परतें हैं? जो इसकी सबसे बाह्यतम परत होती है या आउटर लेयर होती है, ये काफी मांसल कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसी कारण ये परत कैसी होगी? मांसल परत होगी या पतली वृत्ति युक्त कोशिकाओं से बनी हुई होती है। इसी कारण ये कैसी होती है? मांसल परत होती है। और इस परत को सार्कोटेस्टा भी कहा जाता है। सार्कोटेस्टा भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो अध्यावरण की जो सेकंड लेयर होती है उसे कहा जाता है मिडिल लेयर। और जो ये मिडिल लेयर होती है ये काफी स्टोनी प्रकृति की या काफी कठोर प्रकृति की होती है, क्योंकि यह काफी मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से या स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। और इसे स्क्लेरोटेस्टा भी कहा जाता है। स्क्लेरोटेस्टा भी कहा जाता है। इसके बाद अगर अंदर वाली परत की बात करें तो ये तो कौन सी है? आउटर मोस्ट। ये क्या कौन सी है? सेकंड आउटर मोस्ट। और ये है सबसे आंतरिक परत या इनर लेयर। यह भी पतली विद्युत कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। इसी कारण ये भी कौन सी परत है? मांसल परत है। और ये तीनों ही परतें मिलकर किसका निर्माण करती है? अध्यावरण का निर्माण करती है। और ये अध्यावरण किसके चारों ओर उपस्थित है? जो यहाँ पर जो बीजांडकाय होता है, बीजांड का केंद्रीय भाग जो बीजांडकाय होता है उसको चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। परंतु एक जगह पर अध्यावरण नहीं पाया जाता। कहाँ पर नहीं पाया जाता? बीजांड के शीर्ष भाग पर अध्यावरण क्या होता है? एब्सेंट होता है। और जहाँ पर अध्यावरण एब्सेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है। तो ये था अध्यावरण। कितनी परतें हैं? अध्यावरण कैसा है? यूनिटेग्मिक। सॉरी, बीजांड कैसा है? यूनिटेग्मिक, क्योंकि एक ही अध्यावरण उपस्थित है। उस अध्यावरण में भी 3 परतें हैं। आउटर लेयर पतली विद्युत कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है और काफी मांसल प्रकृति की होती है। और इसे क्या कहा जाता है? सार्कोटेस्टा भी कहा जाता है। तो मिडिल लेयर होती है वह स्टोनी या काफी कठोर प्रकृति की होती है, क्योंकि यह स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। और इसे स्क्लेरोटेस्टा भी कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे इनर लेयर होती है या आंतरिक परत होती है, यह भी पतली वृत्ति युक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। और यह भी काफी मांसल प्रकृति की होती है। और ये तीनों ही परतें मिलकर किसका निर्माण करती है? अध्यावरण का निर्माण करती है, जो बीजांडकाय को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। परंतु बीजांड के शीर्ष भाग पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है। और जहाँ पर बीजांड में अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम बीजांडकाय की या न्यूक्लियस की। बीजांडकाय या न्यूक्लियस। अब जो ये बीजांडकाय होता है, ये बीजांड का केंद्रीय भाग होता है और इसमें भी पतली वित्ती युक्त कोशिकाएं पाई जाती है।
जो ये बीजांड काय होता है, इसका जो शीर्ष भाग होता है, इसकी शीर्ष भाग की कुछ कोशिकाओं का यहाँ पे विघटन हो जाता है, जिसके कारण एक स्थान का निर्माण हो जाता है और उस स्थान को कहा जाता है पोलन चेंबर या प्रागकोष्ठ। यहाँ पर जो ये पूरा ही केंद्रीय भाग दिख रहा है, ये किसका है? बीजांड काय का केंद्रीय भाग है। परंतु बीजांड काय की कुछ कोशिकाओं ने क्या किया, बीच में फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर दिया, नहीं तो ये सारा एक पोर्शन किसका था? बीजांड काय का था। इसी कारण जो यहाँ पर जो बीजांड है, इसमें बीजांड काय एक पतली गिट्टी के रूप में या पतली परत के रूप में हमें दिखाई देगा। अब जो ये बीजांड काय है, इसके शीर्ष भाग की यहाँ की कुछ कोशिकाओं का विघटन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक जगह बन जाती है या स्थान बन जाती है, जिसे पोलन चेंबर या प्रागकोष्ठ कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या है? जब भी परागण की प्रोसेस के द्वारा परागकण या लघु बीजाणु आएंगे तो वह कहाँ पर आकर ठहरेंगे? माइक्रोकाइल के द्वारा तो एंटर कर जाएंगे, परंतु कुछ समय के लिए वो कहाँ पर रुकते हैं? तो पोलन चेंबर में रुकते हैं, क्योंकि पोलन चेंबर उन्हें ठहरने का स्पेस प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद अगर हम जो ये बीजांड काय है, बीजांड काय के मध्य भाग की बात करें तो इसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद पाया जाता है, जिसके शीर्ष भाग की कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण कर दिया जाता है? स्त्रीधानी का निर्माण कर दिया जाता है। इसी कारण जो बीजांड होता है, इसमें लगभग हमें 2 से 4 तक स्त्रीधानियां लटकी हुई अवस्था में दिखाई देती है, और जो मादा युग्मकोद्भिद का जो आधारीय भाग होता है, यह भ्रूण कोश के रूप में चेंज हो जाता है और इस भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के पहले ही हो जाता है। इसी कारण ये भ्रूण कोश कैसा होता है? आधुनिक प्रकार का होता है। अगर निषेचन के बाद होता तो एक एंजियोस्पर्म में कैसा बनता है? त्रिगुणित या ट्रिप्लोइड त्रिगेन भ्रूण कोश बनता है, परंतु जिम्नोस्पर्म में कैसा बनेगा? एन बनेगा, क्योंकि भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन के पहले ही हो जाता है। और जो ये भ्रूण कोश है, ये बीज के अंकुरण के समय जो भ्रूण बनेगा उसके पोषण में प्रयुक्त हो जाता है, या फिर जो भ्रूण बनता है, जैसे यहाँ पर स्त्रीधानी की जो एग सेल है, यह किसी भी मेल गैमेट के साथ जब शादी लाएगी तो जायगोट बनेगा और जायगोट विभाजित होकर जब भ्रूण का निर्माण करेगा तो उस समय ये भ्रूण कोश वहाँ पर काम आ जाएगा। या बीज के अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भ्रूण कोश के द्वारा किया जाता है। तो ये था बीजांड काय वाला पोषण। अब इसके बाद बात करते हैं हम संवहन आपूर्ति की। तो जो संवहन आपूर्ति होती है, ये बीजांड को क्या देगी? भोजन व जल की सप्लाई देने का कार्य करती है। और बीजांड में जो पांड का जो पांड ग्रंथ होता है, यहाँ से क्या करेगी? संवहन आपूर्ति प्रवेश करेगी। तो प्रारंभिक अवस्था में तो केवल 3 ही संवहन आपूर्ति इसमें प्रवेश करती है, बाद में ये बारंबार रूप से शाखित होकर संपूर्ण बीजांड की परतों को या इसके अध्यवरण को या इसके जितना भी जो पोर्शन है उसको जल व भोज्य पदार्थों की सप्लाई देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संवहन आपूर्ति या वेस्कुलर सप्लाई के द्वारा किया जाता है। तो दोबारा से देखना बीजांड की संरचना को। बीजांड की संरचना में कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं हमें? एक तो अध्यवरण, दूसरा बीजांड काय और तीसरा संवहन आपूर्ति। अब जो अध्यवरण होता है ये कैसा होता है? केवल एक ही अध्यवरण होता है, इसी कारण साइकस के बीजांड को क्या कहा जाता है? यूनिटेगमिक बीजांड कहा जाता है। अब जो ये अध्यवरण है ये भी 3 परतों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो आउटर लेयर जो कि मांसल प्रकृति की होती है, इसे सार्कोप्लाज्म भी कहा जाता है।
इसके बाद जो मिडिल लेयर होती है वो काफी कठोर प्रकृति की या स्टोनी प्रकृति की होती है और इसे स्क्लेरोटेक्टा भी कहा जाता है। इसके बाद सबसे आंतरिक परत जो कि काफी मांसल प्रकृति की होती है, और ये तीनों ही परतें मिलकर किसका निर्माण कर देती है, अध्यावरण का निर्माण कर देती है। और ये अध्यावरण बीजांडकाय के चारों ओर पाया जाता है, केवल इसके शीर्ष भाग को छोड़कर। बीजांड का शीर्ष भाग जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार या माइक्रोफाइट कहा जाता है, जो कि क्या कार्य करता है, परागकणों को प्रवेश विधि से ही ये करवाएगा। परागकणों को प्रवेश करवाने कौन करवाएगा, माइक्रोफाइल या बीजांड द्वार करवाएगा। इसके बाद कौन सा वाला पोर्शन है, बीजांडकाय पोर्शन है, जो कि बीजांड में एक पतली परत के रूप में दिखाई देता है परिपक्व बीजांड में। अगर ये बीजांड परिपक्व नहीं होता, यहाँ का जो जितना भी जो सारा पोर्शन है, यहाँ पर हमें फीमेल गेमेटोफाइट स्त्रीदानियां देखने को नहीं मिलती। ये पूरा ही पोर्शन किससे भरा हुआ होता, बीजांडकाय से भरा हुआ होता। परंतु जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, ये बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं विभेदित होकर किसका निर्माण कर देती है, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण कर देती है। और फीमेल गेमेटोफाइट में भी किसका निर्माण हो जाता है, स्त्रीदानियों का भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये बीजांडकाय दिखाई दे रहा है, ये बीजांडकाय की कुछ कोशिकाएं यहाँ से विघटित हो जाती है तथा एक स्थान का निर्माण कर देती है, जिसे पोलन चैम्बर या परागकोष्ठ कहा जाता है। और परागण के पश्चात जो परागकण होते हैं वो पोलन चैम्बर में ही आकर कुछ समय के लिए ठहरते हैं। इसके बाद बीजांडकाय के आंतरिक भाग की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट पाया जाता है, जिसके शीर्ष भाग में क्या पाई जाएगी, 2 से 4 तक स्त्रीदानियां पाई जाएगी और आधार्य भाग में आवृत भ्रूण कोश पाया जाएगा, जिसका निर्माण निषेचन से पहले ही हो चुका होता है। इसके बाद अगर हम संवहन आपूर्ति की बात करें तो पांडे के ग्रंथ वाले भाग से केवल 3 ही संवहन आपूर्ति प्रवेश करेगी। बाद में तो समय पश्चात वह अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है तथा प्रत्येक शाखा अपने अपनी ओर के अध्यावरण में प्रवेश कर जाती है तथा संपूर्ण बीजांड को भोजन व जल की सप्लाई देने का कार्य करती है। तो ये थी बीजांड की संरचना। अब हम देखेंगे जो ये बीजांड बन रहा है इसका विकास किस प्रकार हुआ होगा, ये किस प्रकार बना हुआ होगा, कहाँ पर बनता है, इसके फ्रंट वाले पोर्शन पर यहाँ पर बनता है। तो कौन सी कोशिका इसके निर्माण में भाग लेगी, गुरु बीजाणु पांडिका जो बृहद भाग होता है उसकी कोशिकाएं यहाँ पर प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेगी और वही विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, इस बीजांड का निर्माण करेगी। तो अब देखेंगे इसका डेवलपमेंट। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको, अगर हम बीजांड के विकास की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ ओवेन, बीजांड का विकास किस प्रकार होगा, कौन सी कोशिकाएं इसके निर्माण में भाग लेंगी। तो हमें पता है बीजांड कहाँ पर लगे हुए होते हैं, जो गुरु बीजाणु पंड से उसके जो ग्रंथ वाला भाग है, ग्रंथ वाला भाग का जो फलज वाला भाग होता है या फर्टाइल पार्ट होता है, वहां पर क्या लगे हुए होते हैं, बीजांड लगे हुए होते हैं। तो जहां पर बीजांड लगे हुए होते हैं वहीं की ही आधारी भाग की कोशिका किसके निर्माण में भाग लेगी, बीजांड के निर्माण में भाग लेगी। तो बीजांड ग्रंथ की जो पृष्ठीय कोशिकाएं होती है, ये यहाँ पर जो ये पृष्ठीय कोशिकाएं होती है यही इसके निर्माण में भाग लेगी, जिन्हें क्या कहेंगे हम, ओव्यूल इनिशियल सेल या बीजांड प्रारंभिक कोशिका, ओव्यूल इनिशियल सेल या बीजांड प्रारंभिक कोशिका। अब जो ये बीजांड प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं ये बारंबार रूप से विभाजन करके या पुनरावृत्त विभाजनों द्वारा ऐसी बहुकोशिकीय संरचना या बहुकोशिकीय सूक्ष्म अतिवृद्धि का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, म्यूसेलस या बीजांडकाय कहा जाता है।
अब कुछ समय पश्चात जो न्यूसेलस होता है, इसके आधारीय भाग की कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? अद्यावरण का निर्माण कर रही है। सर्वप्रथम तो क्या हुआ, पृष्ठीय बीजांड ग्रंथि के जो गुरु बीजाणु खंड थी उसके ग्रंथ भाग की कोशिकाओं ने विभाजन करके किसका निर्माण किया? न्यूसेलस का या बहुकोशिकीय सूक्ष्म अतिवृद्धि का निर्माण किया। अब जो ये न्यूसेलस की जो आधारीय कोशिका होती है, यहाँ की कोशिका है, ये विभाजन करके तथा इनमें कुछ डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है या विभेदन की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा ये किसका निर्माण कर देती है? अद्यावरण का निर्माण कर देती है। अब प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता है, ये जो बीजांड कार्य है और जो अद्यावरण है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, मतलब पृथक होते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात ये आधारीय भाग से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं और ऊपर की ओर तक जुड़ते चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर फिर से बाद में अद्यावरण और जो बीजांड कार्य है ये आपस में नहीं जुड़ पाते तथा किसका निर्माण कर देते हैं? यहाँ पर माइक्रोफाइला या बीजांड द्वार का निर्माण कर देते हैं। अब अद्यावरण भी बन गया और क्या बन गया? बीजांड कार्य भी बन चुका है। अब क्या होता है, जो ये बीजांड कार्य है इसकी कोई एक कोशिका अपना आकार बढ़ा करके अपने सुस्पष्ट केंद्र की उपस्थिति के कारण तथा इसमें बहुत सारा जीव द्रव्य उपस्थित होता है, जिसके कारण बीजांड कार्य की अन्य कोशिकाओं से ये थोड़ी अलग दिखाई देती है और इस कोशिका को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब जो ये मेगास्पोर मदर सेल होती है, इस कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये क्या बनाएगी? 4 मेगास्पोर का निर्माण करेगी। और जो ये 4 मेगास्पोर है, इनमें से जो सबसे नीचे वाला जो मेगास्पोर होता है, ये कैसा होता है? काफी सक्रिय मेगास्पोर होता है और बाकी के जो 3 मेगास्पोर होते हैं वह अपहासित होकर इस सक्रिय मेगास्पोर को पोषण देने का कार्य करते हैं और जो बीजांड कार्य है इसमें केवल हमें एक ही मेगास्पोर दिखाई देगा। कौन सा वाला? सबसे नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाले जो 3 है वो अपहासित हो चुके होते हैं और जो ये सक्रिय मेगास्पोर है इसका ही केंद्र बार-बार रूप से विभाजित होकर बाद में किसका निर्माण करेगा? फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करेगा। जो अभी हमने देखा था बीजांड के अंदर, बीजांड कार्य के केंद्रीय भाग में क्या था? फीमेल गेमेटोफाइट था। उस फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण किसके द्वारा होता है? सक्रिय गुरु बीजाणु के बारंबार रूप से विभाजन के दौरान फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है और फिर फीमेल गेमेटोफाइट की ही कुछ कोशिकाएं तो क्या बना देती हैं? भ्रूण कोश बना देती है और कुछ कोशिकाएं किसका निर्माण कर देती है? स्त्री धानियों का निर्माण कर देती है। मतलब फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपरी भाग की कुछ कोशिकाओं के द्वारा स्त्री धानी का निर्माण किया जाएगा और आधारी भाग की कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण किया जाएगा, भ्रूण के पोषण में होगा। तो इस प्रकार बीजांड का विकास संपन्न होता है। तो दोबारा देखना, विकास किस प्रकार होगा? कौन सी कोशिकाएं भाग लेगी? तो गुरु बीजाणु खंड के जो ग्रंथ वाला भाग था उसकी पृष्ठीय कोशिकाएं यहाँ पर इनिशियल सेल या प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेंगी, जिसे क्या कहेंगे हम? बीजांड प्रारंभिक कोशिका या ओव्यूल इनिशियल सेल। और उन कोशिकाओं में पुनरावृत्त विभाजन होंगे या बार-बार विभाजन होंगे, जिसके कारण कोशिकाओं की एक सूक्ष्म अतिवृद्धि बनेगी, जिसे क्या कहते हैं हम? न्यूसेलस या बीजांड कार्य कहते हैं। अब बीजांड कार्य की आधारित भाग की कोशिकाएं विभेदित होकर किसका निर्माण कर देती है?
अध्यावरण का निर्माण कर देती है। अब प्रारंभिक अवस्था में तो बीजांडकाएं अध्यावरण एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं, परंतु जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे अध्यावरण और बीजांडकाएं आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं या एक साथ संयुक्त होना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु जो कुछ कोर्सेस ऊपर की साइड बचता है वह अध्यावरण एक दूसरे से नहीं जुड़ पाता और माइक्रोफाइल का निर्माण कर देता है। अब जो ये बीजांडकाय बना है, उस बीजांडकाय की कोई एक कोशिका अपने सुस्पष्ट केंद्र बहुत सारे जीवद्रव्य के कारण अपनी साइज को बढ़ा कर लेती है और सभी कोशिकाओं से अलग दिखती है। उसे क्या कहते हैं हम, मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। इसमें अब किसके विभाजन होगा, इससे 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। 4 में से जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं वह किसी काम के नहीं है हमारे, केवल अपहासित होकर सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करते हैं। जबकि जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वह सबसे निचले वाला गुरु बीजाणु होता है, तो इन सभी से पोषण लेंगे जिसके कारण ये ऊपर के 3 अपहासित अवस्था में चले जाएंगे और ये सक्रिय गुरु बीजाणु का केंद्र बार-बार रूप से विभाजित होकर किसका निर्माण करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। और फीमेल गैमेटोफाइट की कुछ कोशिकाएं फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपरी भाग की कोशिका को स्थितिदानियां बनाएंगी और निचले भाग की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो भ्रूण कोष के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। भ्रूण कोष कैसा होगा, आधुनिक होगा, क्योंकि इसका निर्माण विसर्जन से पहले ही हो चुका होता है। और यहाँ पर कैसा होगा, आपको विभाजन हुआ जिसके कारण जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो भी कैसा होगा, अगुणित होगा। स्त्रीदानियां भी कैसी होगी, अगुणित होगी। जबकि जो बीजांडकाय होगा वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। और अध्यावरण भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। तो सारी संरचनाएं द्विगुणित होगी, केवल जो यहाँ पर सक्रिय गुरु बीजाणु है उसके बाद सक्रिय गुरु बीजाणु से बनने वाली जितनी भी जो संरचनाएं हैं वो कैसी होगी, अगुणित प्रकार की होगी। तो ये था बीजांड का विकास या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जिसमें हम नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का अध्ययन करेंगे।